हेलो बच्चों, मैं हूं अर्चित, आपका बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। और हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 11th की बायोलॉजी सीरीज यानी कि बायोलॉजी 11th का, जिसमें हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें अब तक हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था उसका इंट्रोडक्शन टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल, फिर अगेन टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कैरोलस लिनियस, और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय रॉबर्ट व्हिटेकर। उसके बाद हमने पढ़ा था, उसी लेक्चर में पढ़ा था हमारा फर्स्ट किंगडम विच इज किंगडम मोनेरा, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमारे सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया हमारा दूसरा किंगडम जो है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, अब आज हम बात करने वाले हैं ये किंगडम फंजाई के बारे में, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा थर्ड किंगडम है। ओके, तो किंगडम फंजाई, फंजाई नाम सुन के हमें सबसे पहले क्या याद आता है भाई? कि ईस्ट याद आती है, या तो कोई डिजीज जैसे कि रिंग वॉर्म्स ये याद आता है जो फंगस के थ्रू होता है। उसके अलावा कि भाई कभी कभार अगर रोटी कैसरोल में ऐसी पड़ी रह जाए 2-3 दिन तक, अगर हम बाहर चले गए उसमें रोटी रह गई तो उस पर वाइट कलर की फंगस आ जाती है। कभी कभार ब्रेड्स पे आ जाती है। कभी एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, घर पे ट्राई करना है तो कर सकते हो। मैं बोलता नहीं हूँ कि तुम मैगी खाओ, लेकिन मैगी बनाओ, खाओ। उसके बाद जिस जिस चीज में तुमने मैगी खाई है, जैसे कि वो बाउल होगा, तो बाउल को वॉश मत करो, उसको कवर करके रख दो 1 दिन 2 दिन के लिए। मैगी बनाओ, पास्ता बनाओ, अभी थोड़ी गर्मी गर्मी जैसा माहौल है, गर्मी जैसी सीजन है, तो इजीली 1-2 दिन में आपको उसमें फंगस देखने को मिल जाएगी। तो आप फंगस ग्रो कर रहे हो इवेंचुअली, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे ग्रो होगी वो नहीं देखना है। हम देखेंगे कि फंगस फंगस का रिप्रोडक्शन कैसा है भाई, फंगस के टाइप्स कितने हैं, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है। ये सारी चीज हम आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं भाई, डिस्कस करने वाले हैं। तो किंगडम फंगस या किंगडम फंजाई, जो भी बोले, फंजाई फंगाई फंगस जो भी बोले सब सही है। तो किंगडम फंजाई उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो भाई किंगडम फंजाई के बारे में बात करते हैं। तो किंगडम फंजाई क्या है भाई? किंगडम फंजाई में फंगस जितनी भी है, अब फंजाई को प्लांट से उठाकर एक अलग किंगडम में डाला गया, उसके क्या रीजंस थे भाई? तो भाई एक तो प्लांट भी यूकेरियोट्स है, फंगस भी यूकेरियोट्स है, तो ये कोई रीजन नहीं हुआ, ये तो सिमिलैरिटी हो गई भाई। तो जो फंगस है वो प्लांट से कैसे डिफर करती है? तो फर्स्ट चीज भाई कि फंगस क्या है भाई, फंगस हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ आती है, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना सकती, फोटोसिंथेसिस नहीं करती, यानी कि उसको किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है। बाकी अगर हम सिमिलरिटीज के बारे में बात करें तो फंजाई नॉन मोटाइल है, यानी कि वो ट्रांस मूवमेंट नहीं कर सकती। सेम प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट्स भी नॉन मोटाइल है, वो मूवमेंट नहीं कर सकते। फंगस आर यूकेरियोटिक, तो प्लांट्स भी यूकेरियोटिक है। फंगस में भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। प्लांट में बात करें तो प्लांट में भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो कि आल्गी है। और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से जो हमारे लार्ज ट्रीज हो गए या फिर छोटे श्रब हब जो भी हो गए, वो सारे हैं। ओके, लेकिन एक चीज जो प्लांट और आल्गी को डिफर कर रही थी, कौन सी? उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और यही वजह है कि प्लांट और फंजाई है वो एक साथ नहीं रह सकते, और इसीलिए फंजाई को उठाकर आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया भाई, बोला कि आप एक अपना खुद का अलग ग्रुप बनाओ, खुद की अलग कम्युनिटी बनाओ, जिसका नाम होगा किंगडम फंजाई। ओके, फंजाई के बारे में बात करते हैं तो फंजाई आर द यूकैरियोट एंड द हेटेरोट्रोपिक, लैक क्लोरोफिल, लैक ऑफ अ क्लोरोफिल, और कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि भाई ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, इसके पास क्लोरोफिल होता नहीं है। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में एक चीज लिखी गई है फंजाई के लिए, वो है फंजाई आर द कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन यानी कि ऐसी स्पीसीज जो वर्ल्ड में सब जगह मिल जाएगी। अब मैं ये बात करता हूँ भाई एशियाटिक लायन के बारे में। हम फंजाई बात कर रहे हैं सर, अब ये फंजाई के बारे में डिस्कस करते हैं, वहां से आप लायन में कहाँ घुस गए? ठीक है भाई, चलो मैं बताता हूँ। हमें एशियाटिक लायन के बारे में बात करो। एशियाटिक लायन कहाँ पर मिलते हैं सर? एशियाटिक लायन सर अक्खी पब्लिक को पता है, एशियाटिक लायन सिर्फ गुजरात में मिलते हैं। तो सिर्फ एक एरिया के लिए ही वो मिलने वाली स्पीसीज है एशियाटिक लायन। अगर
मैं बात करूं कि स्नो लेपर्ड कहां पर मिलेगा, सर वो सिर्फ स्नो वाली एरिया में मिलेंगे। इंडिया के बारे में बात करें तो हिमालयन रीजन में मिलेंगे। ओके, तो फंगस ऐसी स्पीसीज है जिसको आप कहीं पर भी देख सकते हो, यानी कि उसका कोई एक प्रॉपर एरिया नहीं होता। जैसे कि एशियाटिक लायन तो सिर्फ गिर में ही देखने को मिलेंगे, स्नो लेपर्ड तो सिर्फ स्नोई एरिया में ही दिखने मिलेंगे। तो ये अपनी फंजाई का ऐसा नहीं है। फंजाई बोलती है मैं एवरग्रीन हूं, मैं ऑलराउंडर हूं, आप मुझे जहां पर भी भेजोगे मैं सर्वाइव कर लूंगी, मैं कहीं पर भी ग्रो हो जाऊंगी। तो ऐसी स्पीसीज जो किसी भी एनवायरमेंट में अपना सर्वाइवल कर सके, सर्वाइवल को ढूंढ सकती है कि भाई मैं इस तरह से सर्वाइव कर लूंगी, मैं सर्वाइव कर दूंगी। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, कॉस्मोपोलिटन स्पीसीज। कॉस्मोपोलिटन यानी कि ऐसी स्पीसीज जो सारे एनवायरमेंट में सब जगह पर मिल जाती है। डेफिनेशन क्या है कॉस्मोपोलिटन की, तो फाउंड ग्लोबली इन एयर, वाटर, सोइल एंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि वो एयर के अंदर भी मिल सकती है, वाटर के अंदर भी मिल सकती है, सोइल यानी कि ग्राउंड पर भी मिल सकती है। अब इसके अलावा या तो प्लांट की सरफेस पे होगी या तो एनिमल्स की सरफेस पे होगी। अब इसके अलावा तो वर्ल्ड में कुछ है नहीं, ठीक है। तो एयर पे मिल गई, वाटर पे मिल गई, सोइल पे मिल गई और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे भी मिल गई। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई, कॉस्मोपोलिटन, सब जगह पर वो एडेप्टेड है। ओके, आगे क्या लिखा है, इसका हैबिटेट प्रेफरेंस क्या है भाई, थ्राइव प्रिमिनरली इन अ वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, यानी कि थोड़ा सा हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर जहां पर होगा, थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट जैसा होगा, वहां पर फंगस अच्छे से ग्रो करती है। ओके, फंगस के कंपोजिशन के बारे में बात कर ले तो सेल वॉल का कंपोजिशन देख लेते हैं। तो यूनिकली कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि और डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट सेल्यूलस। ओके, तो मैं बोलूं कि प्लांट और फंगस में मेन डिफरेंस क्या है, तो पहला आएगा उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट के अंदर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अगर वही हम फंजाई के बारे में बात करते हैं तो फंजाई में क्या है भाई, हमारा हिटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फिर दूसरी चीज अगर हम सेल वॉल के बारे में देखते हैं बेटा, तो प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है। वहीं अगर हम फंजाई के बारे में बात करते हैं तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, वो काइटिन की बनी हुई है। ओके, और उसके सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ध्येय यार, मल्टी सेल्यूलर फंजाई फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल फिजिकल नेटवर्क, यानी कि भाई मल्टी सेल्यूलर है, सिंगल सेल के साथ नहीं है। अब मल्टी सेल्यूलर है यानी कि वो कॉम्प्लेक्स बनाती होगी, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी अच्छी खासी होगी। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और साथ ही साथ उसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है भाई, उसकी सेल वॉल है वो काइटिन और सम अमाउंट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई है। ओके, अब हम जब फंजाई के बारे में बात करें तो हमने ये डिस्कस किया कि फंजाई है वो मल्टी सेल्यूलर, यानी कि सिर्फ एक सेल से नहीं, मोर देन वन सेल यानी कि मल्टी सेल्यूलर। ओके, मोर देन वन सेल यानी कि मल्टी सेल्यूलर, फिर उसमें 2 हो, 200 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, कितने भी सेल्स हो, कंसिडर एज अ मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, तो बस अब फंजाई में एक ही ऐसा एग्जाम्पल है जो क्या है, यूनिसेल्यूलर है, जिसको हम बोलते हैं हमारी, क्या बोलते हैं, हमारी 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 ईस्ट, यानी कि फंजाई, पूरे किंगडम फंजाई में एक लौता ऐसा बच्चा है जो बोलता है सर मैं यूनिसेल्यूलर हूं, यानी कि मैं सिंगल सेल वाला हूं, बाकी मेरे जितने भी दोस्त थे, जितने भी रिलेटिव से, जितने भी क्लासमेट से, वो सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर हैं। तो अगर नीट में पूछा जाए विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्यूलर फंजाई, आंसर आएगा बेटा हमारा ईस्ट। ईस्ट को हम और भी एक नाम से बोलते हैं, वो क्या है हमारा, सेकेरोमाइसिस सेरियोसी। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में सेकेरोमाइसिस दिया गया है, हम यही याद रखेंगे, सेकेरोमाइसिस। ओके, ईस्ट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया है कि भाई इसके पास साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होती है, रिजर्व फूड बॉडी जहां पर वो अपना फूड को स्टोर करती है, न्यूक्लियस होता है, और बड, बड यानी कि
ऐसी जगह जहां से अब ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये भी उसका न्यूक्लियस है। अब ये बडिंग के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करती है। तो अब बड बनी है, उसके बाद ये बड मैच्योर होगी और यहाँ से ये अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो एक नई ईस्ट के जैसे फिर बिहेव करेगी। तो रिप्रोडक्शन है उसका, हम आगे डिस्कस करने वाले, बडिंग क्या है वो। पर एक एग्जाम्पल ये याद रखना है, किंगडम फंजाई में से एक लौता ऐसा एग्जाम्पल जो कि यूनिसेल्युलर है, वो कौन है, हमारी ईस्ट या तो फिर सेकेरोमाइसिस। ओके, बाकी जितनी भी हमारी फंजाई है वो सारी की सारी क्या है भाई, मल्टी सेल्युलर है। ओके, अब उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई फंजाई का। तो जैसे हमारे अंदर हमारा बिल्डिंग ब्लॉक क्या है भाई, हम किस चीज के बने हुए हैं सर, हम बने हुए हैं सेल्स के। ओके, तो सेम वे जो फंजाई है वो बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, फंजाई बनी हुई है हाइफे की। हाइफे जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। अब ऐसा समझ लो कि एक सिंगल इलेक्ट्रिक वायर है जो क्या है, फंजाई का हाइफे। ओके, अब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल। अब ऐसे बहुत सारे हाइफे मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, माइसिलियम बनाएंगे, और इस माइसिलियम से बनती है हमारी फंजाई। ओके, कुछ समझ में नहीं आया सर? कंपेयर करते हैं हाइफे को हमसे, हम किस चीज के बने हुए हैं, सेल से। बहुत सारे सेल एक साथ मिले तो क्या बना सर, टिश्यू बना। सर बहुत सारी टिश्यू, ओके चलो यहां पर डिस्कस करते हैं ना हम। ओके, तो जब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, तो ये हो गया आपका सेल। सेल एक साथ आए तो बनी आपकी टिश्यू। टिश्यू जब एक साथ बनी तो क्या बना भाई, वो बना ऑर्गन। ओके, अब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आए तो क्या बने, क्या बनेगा भाई, ऑर्गन सिस्टम। और ऐसी बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जब हम फंजाई के बारे में बात करते हैं ना बेटा, तो फंजाई में हाइफे होता है और हाइफे से बनता है सीधा माइसेलियम। यानी कि जैसे हम बात करें सेल से टिश्यू, अब ऐसे बहुत सारे सेल्स, तो सेल मतलब कि सिर्फ एक ही होता है भाई, ये एक ही है, ये एक ही सेल है। लेकिन जब हम टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे सेल्स आते हैं भाई, ऐसे बहुत सारे सेल्स सिस्टेमेटिकली अरेंज होंगे, कोई एक पैटर्न में अरेंज होंगे। बहुत सिस्टम में अरेंज हो गए तो टिश्यू बनेंगे, ऐसी बहुत सारी टिश्यू। तो जैसे इसने एलोंगेटेड टिश्यू बनाई तो ऐसी बहुत सारी एलोंगेटेड टिश्यू एक साथ आएगी, तो ऐसी बहुत सारी एलोंगेटेड टिश्यू बना के क्या बनाया उसने, एक ऑर्गन बनाए। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन एक साथ बनेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम का मैं एग्जांपल लेता हूं भाई, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भाई हमारा स्टमक आता है, हमारा लीवर आता है, फिर हमारे इंटेस्टाइन्स आते हैं, फिर और क्या आता है भाई, पेनक्रियाज आता है। ओके, इंटेस्टाइन में लार्ज स्मॉल दोनों आ जाते हैं। ओके, तो अब ये एक ऑर्गन सिस्टम बनी, ऐसी एक और ऑर्गन सिस्टम बनेगी जैसे हमारी रेस्पिरेटरी, तो उसमें हमारा लंग्स आ गए, नोज आ गए, अल्वोली आ गए। फिर ऐसी एक और सिस्टम बनेगी हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा हार्ट आएगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी सिस्टम एक साथ आएगी तो क्या बनेगा भाई, एक ऑर्गेनिज्म। इवेंचुअली एक क्या बनेगा, इंडिविजुअल बनेगा ना। तो ये इंडिविजुअल इवेंचुअली कहां से बना है, एक सेल से। तो जब हम फंजाई के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइसिलियम एक सेल है, और ये जो सॉरी हाइफे एक सेल है और माइसिलियम एक ऑर्गन सिस्टम है। इससे क्या बनती है, फंजाई बनती है। ठीक है, तो जो हाइफे है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक इलेक्ट्रिक का वायर है भाई, चलो इलेक्ट्रिक का एक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है। ऐसे बहुत सारे हाइफे साथ मिलेंगे तो उन्होंने एक नेटवर्क बनाया जिसको बोला गया माइसिलियम। तो एक सिंगल इलेक्ट्रिक वायर है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर एक साथ आएंगे तो एक वायर का नेटवर्क बनेंगे जिसमें से करंट पास हो सकता है।
अब करंट पास हो सकता है तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो सेम ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सिंगल है, ऐसे बहुत सारे आएंगे, एक नेटवर्क में आएंगे तो उसे हम बोलते हैं माइसीलियम, और ऐसे ही माइसीलियम एक साथ आकर क्या बनाता है, एक फंजाई को डेवलप करता है। ओके, अब समझ में आ गया सर। ओके, उसके बाद अब आपका जो ये हाइफे है, आपका जो माइसीलियम है या फिर हाइफे है, वो दो टाइप्स के होते हैं। तो आपके जो हाइफे है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका एसेप्टेट और एक होता है आपका सेप्टेड हाइफे। अब सिंपल सी बात है, देखने से ही पता चल रहा है एसेप्टेड हाइफे में क्या होगा कि भाई ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके बीच में कोई ऐसी वॉल नहीं है, कोई वॉल नहीं है, कोई सेप्टम या ऐसा कुछ नहीं है। अब सेप्टेट कि कहां से आया, सेप्टेट यानी कि सेप्टम, तो जिसके अंदर, जिस हाइफे के अंदर सेप्टम यानी कि क्रॉस वॉल्स नहीं होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एसेप्टेड हाइफे। और जिसके अंदर ऐसी वॉल्स होती है यानी कि सेप्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टेड हाइफे बोलते हैं। ओके, तो आपका जो एसेप्टेड हाइफे होगा बच्चा वो मल्टी न्यूक्लिएट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर एक ही जगह पर 14 न्यूक्लियस है, मोर देन वन इज अ मल्टी। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक सेल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे, क्या एक न्यूक्लियस नहीं है, क्या बहुत सारे न्यूक्लियस है। लेकिन जब हम सेप्टेड हाइफे के बारे में बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वॉल है तो ये एक न्यूक्लियस हुआ, फिर वॉल आई तो दूसरा हुआ, फिर वॉल आई तो तीसरा, फिर 4 5 ऐसे। तो आपका जो सेप्टेड हाइफे है वो सिंगल न्यूक्लिएटेड होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होगा, आपका एसेप्टेड हाइफे होगा। ओके, अब हम बात करते हैं उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो आपकी जो फंजाई है वो ऑटोट्रोपिक तो है नहीं। ओके भाई, ऑटोट्रोपिक नहीं है तो पैरासाइट सेपेरोफाइटिक हो सकती है, तो पैरासाइटिक हो सकती है। सेपेरोफाइटिक यानी कि द डीकंपोजर, यानी कि डेड और डिकेइंग मटेरियल्स, जो भी डेड चीज है या तो डिकेइंग है, जो सड़ती जा रही है, जो चीज सड़ी हुई है उस पे ऊपर वो क्या करते हैं, फीड करते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, हम सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। और पैरासाइटिक यानी कि किसी होस्ट पर अपना सर्वाइवल ढूंढना, किसी होस्ट पर अपना सर्वाइवल लेना। जैसे कि भाई फंगस है, आपकी बॉडी पे आई, उसने क्या किया, अपना सर्वाइवल लिया, तो अब आपकी बॉडी से उससे क्या, उसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी को क्या कर रही है भाई, डैमेज कर रही है। इसी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन होता है। जो हमारे स्किन डिजीज है वो जनरली किसकी वजह से होते हैं, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। जब भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन लगा है या तो फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो क्यों, कैसे, वो आपकी बॉडी पे है, वो आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट ले रही है, बदले में आपको डैमेज कर रही है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं भाई हमारे पैरासाइट्स, हमें पता है। और थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा है उसका सिम्बायोटिक पार्टनरशिप, यानी कि सिम्बायोटेंस, किसी एक के साथ मिलजुल कर रहना। और अच्छे से मैं बताऊं तो एक जिस्म दो जान, वो होते हैं ना हमारे ग्रुप में, कोई ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं सकता, अच्छा तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, अच्छा तुम्हें लगी है चोट मुझे लगी है, तुम्हें लगा है लेकिन दर्द मुझे हो रहा है, ऐसा होता है ना, कोई जो होता है ना। तो सेम हमारा क्या है भाई, ये फंजाई है। ओके, फंजाई क्या करता है भाई, किसी के साथ अपना क्या बना लेता है, सिम्बायोटेंस बना लेता है। सिम्बायोटेंस बना लेता है इसका मतलब क्या है भाई, कि वो एक रिलेशनशिप बना लेता है। तो उसका एक एग्जांपल हमने क्या देखा था, लाइचेंस। भाई लाइचेंस क्या है भाई, लाइचेंस है वो सिम्बायोटेंस का एग्जांपल है, जहां पर algae और फंजाई दोनों साथ मिलकर अपना सर्वाइवल लेते हैं। और दूसरा है हमारा माइकोराइजा। माइकोराइजा में जो फंजाई है वो हायर प्लांट्स होते हैं, उसके रूट के साथ अटैच रहती है और उसके रूट के साथ अपना सर्वाइवल लेती है। वो दो एग्जांपल है फंजाई में सिम्बायोटेंस के। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो उसका फर्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक है उसका फ्रेगमेंटेशन, एक है फ्यूजन और एक है बडिंग। ओके, सिंपल सी चीजें है तीनों। जो माइसीलियम है वो फिजिकली ब्रेक हो जाएगा अलग अलग पीस में, और जो नया फ्रेगमेंट बना है वो कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म के जैसे डेवलप्ड होगा, तो आपका फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब यहाँ पर सिंगल सेल
इवनली स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स, यानी कि सिंपल हमारा मियोसिस माइटोसिस वाला कॉन्सेप्ट है भाई। मियोसिस माइटोसिस क्या है 10 चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता है कि मियोसिस और माइटोसिस से एक सेल में से 2 या तो 4 सेल बनते हैं, तो सिंपल फ्यूजन हो गया। और एक होता है बडिंग, तो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम एन आउट ग्रोथ, यानी कि बर्ड ड्यू टू द लोकलाइज्ड सेल डिवीजन हाईली कॉमन इन ईस्ट, यानी कि हमने ईस्ट में देखा था कि एक ऑलरेडी सेल था, उसमें से एक छोटी सी बर्ड का फॉर्मेशन हुआ था जिसमें से न्यूक्लियस अभी कंप्लीटली, मैं दिखाता हूं भाई आपको, चलिए भाई हम देख लेते हैं उसको। हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल। तो यहां पर देखो ये न्यूक्लियस दोनों के अंदर है, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन अभी हो रहा है। न्यूक्लियस इसमें भी है, इसमें भी है ना। देखो यहाँ पर भी न्यूक्लियस लिखा है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस लिखा है। ये उसकी बर्ड हो गई, बर्ड हो गई, यानी कि अभी ये मैच्योर नहीं है, अभी ये छोटू सा बच्चा है। तो अब इसमें से न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, यानी कि इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। तो ईस्ट ऐसे अपना रिप्रोडक्शन करती है। ओके, उसके बाद आते हैं हम इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर फॉर्मेशन करती है। तो उसमें पहला है भाई कोनिडिया, जो एक्सोगोनस है, यानी कि जो भी उसका माइसिलियम या तो हाइफे है वो एक स्पेशलाइज्ड हाइफे होगा, जैसे कि ये हो गए। तो स्पेशलाइज्ड हाइफे पे क्या होता है, स्पोर्स जो बनाती है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। अब उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता है, हाइफे है, समझ लो कि ये भाई एक हाइफे है, तो इसके ऊपर उसने सीधा एक स्पोर बना दिया। अब इसके ऊपर कोई कवरिंग कुछ नहीं है, ये स्पोर बना, रिलीज हो जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। तो बाय कोनिडिया। फिर हम बात करते हैं भाई एंडोजिनस, यानी कि स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में। तो भाई ये अगेन ये हाइफे है, इसके ऊपर स्पोर्स बन रहे हैं, लेकिन इसके पास एक आउटर कवर है जो उसको प्रोटेक्ट करता है हार्श एनवायरमेंट से। तो जब अंदर कोई प्रोटेक्शन में सक लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में जब फॉर्म का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एंडोजिनस या तो स्पोरेंजियोस्पोर्स। और थर्ड है जूस्पोर्स, यानी कि हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लेजेलेटेड स्पोर्स कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, यानी कि इन द वेट एनवायरमेंट, यानी कि वेट यानी कि थोड़ा गीला, वेट यानी कि थोड़ा गीला, मॉइस्चर वाला, तो यानी कि पानी के साथ जा सकते हैं भाई। हाँ, इसके पास फ्लेजेला है। ओके, तो जो मोटाइल सेल्स सॉरी अपने जो जूस्पोर्स है वो क्या है भाई, मोटाइल है, यानी कि उसके पास फ्लेजेला है, तो इंडिपेंडेंट है, वो खुद से मूवमेंट कर सकते हैं। फिर कोई और जगह जाएंगे, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो क्या होगा भाई, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वहां पर एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। ओके, तो एसेक्सुअल बाय 3 मेथड्स, फर्स्ट इज कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड द जूस्पोर्स। क्लियर है भाई? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से करता है, 3 स्टेप से करता है। फर्स्ट इज प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, तो उसका साइटोप्लाज्म है, जैसे कि एक सेल है, ये दूसरा सेल है। ओके, अब ये दूसरे सेल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये एक सेल है। तो अब क्या होगा कि ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, तो यहां पर जो बचा है, जो ये पार्ट बचा है, ये क्या है, उसका साइटोप्लाज्म है। तो अब ये सेल अपना साइटोप्लाज्म शेयर करेगा, यानी कि डिवाइड होगा, तो एक में से 2 बन जाएंगे, तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। हाँ जी, मिलेगा। उसके बाद होता है कैरियोगेमी, यानी कि फिजिकल फ्यूजन ऑफ द 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्ली टू फॉर्म अ सिंगल यूनिफॉर्म डिप्लॉइड सेल, यानी कि अब क्या होगा, अब ये 2 सेल बने हैं तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी डिवाइड हो चुका है। अब ये जो 2 न्यूक्लियस है वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाएंगे, यानी कि इसका फ्यूजन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई, आपका डिप्लॉइड सेल बन जाएगा। और ये डिप्लॉइड सेल का क्या होगा, अगेन मियोसिस होगा। तो ये जो एक डिप्लॉइड सेल है उसमें से कितने सेल्स बनेंगे भाई, टोटल 4 सेल बनेंगे आपके मियोसिस में, तो यही होता है। ओके, तो 3 स्टेप में अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म करता है। फर्स्ट इज अ प्लाज्मोगेमी, जहां पर क्या करता है, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। सेल जॉइंट्स बट न्यूक्ली रिमेन्स सेपरेटेड, यानी कि दोनों 2 सेल्स है, उसके क्या होंगे भाई,
ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा सेल हो गया। अब दोनों ही सेल है, दोनों के पास न्यूक्लियस है, तो अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा बेटा, अब होगा ये कि जो दो अलग अलग सेल्स है वो यहां से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ओके भाई, कनेक्ट हो गए, लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म है यानी कि ये सब कुछ ये शेयर कर देंगे, बस इसका न्यूक्लियस क्या रहेगा, अलग अलग रहेंगे दोनों के। ओके, तो एक एक क्या है भाई, एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि दो स्पोर्स, एक मेल एक फीमेल, तो यहाँ पर मोटाइल नॉन मोटाइल। ओके, अब क्या होगा कि इसने साइटोप्लाज्म शेयर कर दिया, सब कुछ हो गया। अब होगा इसके न्यूक्लियस के बारी, यानी कि अब आएगी इसके न्यूक्लियस की बारी। तो इसका जो न्यूक्लियस है ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो सेल भी एक हो जाएगा। तो अब पहले ये एन यानी कि हेप्लॉइड था, ये भी एन यानी कि हेप्लॉइड था। अब न्यूक्लियस दोनों के साथ आ गए तो ये क्या बन गया, 2n यानी कि डिप्लॉइड बन गया। अब 2n में से इसका मियोसिस होगा, तो हर एक के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल कैरी करेगा, तो ये जितने भी नए सेल्स बनेंगे वो अगेन क्या बनेंगे भाई, वो सारे के सारे हेप्लॉइड बनेंगे। तो ऐसे अपनी लाइफ साइकिल ये कंटिन्यू करता है, कौन, फंगस। ओके, चलिए क्लियर है इतना। ओके, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में अब तक हमने बात की, वो क्लियर है। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन, चार अलग अलग क्लास में फंगस को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अ फाइकोमाइसेटिस यानी कि लोअर फंजाई, सबसे प्रिमिटिव, सबसे कम इवोल्व हुई फंजाई। उसके बाद आता है एस्कोमाइसेटिस यानी कि सक फंजाई, यानी कि स्पोर जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो सक यानी कि सक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि स्पोरेंजियोस्पोर्स। उसके बाद आती है बेसिडियोमाइसेटिस यानी कि क्लब फंजाई, और उसके बाद आती है ड्यूटेरोमाइसेटिस यानी तो फंजाई इम्परफेक्टी। क्यों, इन सब के जो टैग है नीचे लिखे गए वो क्या है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तब उसमें जस्टिफाई होगा। अब ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ये जो हमारे चार क्लास हमें मिले हैं, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस और ड्यूटेरोमाइसेटिस, कौन से बेसिस पे लगे हैं, तो भाई क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थ्री प्रिमिटिव फैक्टर। फर्स्ट इज अ मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, सेकंड इज अ मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड थर्ड इज टाइप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी। तीन चीज के बेसिस पे इनको चार अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसमें से वेरी फर्स्ट क्लास इज अ फाइकोमाइसेटिस यानी कि लोअर फंजाई। तो भाई हैबिटेट क्या है उसका, कौन सी जगह पर मिलेगी, तो एक्वाटिक हैबिटेट होगा, डिकेइंग वुड हो गया, मॉइस्ट और डंप प्लेस हो गई, वहां पर इसके ये अच्छे से ग्रो कर लेगी। भाई माइसिलियम स्ट्रक्चर है कैसा भाई, एसेप्टेड है यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो ये जो इसका हाइफे है, इसका हाइफे है वो मल्टी न्यूक्लिएट है क्योंकि इसमें कोई क्रॉस वॉल्स नहीं है भाई। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो बाय द जूस्पोर्स एंड द एल्पेनोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं और प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन द स्पोरेंजियम, यानी कि जो ये स्पोर बनाती है वो एक सक लाइक स्ट्रक्चर में अपने स्पोर्स को रिलीज करती है, नॉट लाइक कोनिडिया। कोनिडिया में क्या था, स्पेशलाइज्ड हाइफे था, हाइफे के ऊपर डायरेक्टली स्पोर्स आ जाते थे, कोई कवरिंग आउटर कवरिंग नहीं थी जो उसको एनवायरमेंट की हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे ओके जो कोनिडिया है वो वन काइंड ऑफ स्पोर्स है, लेकिन यहाँ पर जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन से स्पोर्स हो रहे हैं, जू स्पोर्स हो रहे हैं या तो फिर अल्पेनोस्पोर्स हो रहे हैं। तो जू स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, अल्पेनोस्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। और कहाँ पर होते हैं, तो भाई स्पोरेंजियम के अंदर वो क्या होता है भाई, स्पोरेंजियम के अंदर उसका प्रोडक्शन होता है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जाइगोस्पोर्स फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स। ओके, तो जो टू गैमेट्स बने, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, उनका क्या हो जाएगा भाई, पहले प्लाज्मोगेमी होगा यानी कि न्यूक्लियस अलग अलग रहेंगे, साइटोप्लाज्म और बाकी सारी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। फिर जो दो अलग अलग न्यूक्लियस है उसका भी फ्यूजन हो जाएगा, वो भी दोनों एक साथ आ जाएंगे और उसके बाद उसका मियोसिस होगा। तो उसके बाद वो अगेन नए सेल्स बनेंगे और नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। की एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो इसको म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया। राइजोपस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, कॉमनली क्या बोलते हैं भाई, राइजोपस को हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड।
ओके, तो हमारा फाइकोमाइसेटिस का एग्जांपल क्या हो गया भाई? फाइकोमाइसेटिस के दो एग्जांपल है, म्यूकस और राइजोपस। राइजोपस जिसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ओके, फिर हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्लास के बारे में। तो हमारा दूसरा क्लास है हमारा एस्कोमाइसेटिस। एस्कोमाइसेटिस का अगर हम माइसिलियम स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो वो सेप्टेड होता है, सेप्टेड एंड ब्रांच, मोस्टली मल्टीसेल्युलर, रेयरली यूनिसेल्युलर यानी कि ईस्ट। ओके, यानी कि जो चार क्लास है, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस और ड्यूटेरोमाइसेटिस, चारों के जितने भी एग्जांपल्स है वो सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर फंगस ही है। लेकिन एस्कोमाइसेटिस में एक ही ऐसा एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल है, कौन सा? ईस्ट, जो क्या है भाई? यूनिसेल्यूलर है। ओके, याद रख लेना बेटा, हर बार ये पूछा जाता है ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन नीट का फेवरेट ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर नीट में नहीं भी पूछा जाए तो हमारे स्कूल्स में तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक एक्सेप्शन है, ऐसा है। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि ऑल द फंजाइज आर द मल्टी सेल्यूलर, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन कौन सा है भाई? हमारा ईस्ट। ईस्ट क्या है भाई? हमारा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, और फंजाई का एग्जांपल है कि जो एक यूनिसेल्यूलर। ओके, उसका रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया produced exogenously on a specialized mycelium called as a conidopores, यानी कि जिसके ऊपर ये कोनिडिया स्पोर्स को जिसके ऊपर प्रोडक्शन होता है, उस माइसिलियम का नाम क्या है भाई? कोनिडोफोर्स। तो कोनिडोफोर्स के ऊपर एक्सोजिनसली कोनिडिया का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। फिर अगेन जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये यहाँ से क्या हो जाएंगे भाई? ये यहाँ से हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आसपास जाके गिरेंगे, और गिरेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? कोई नया ऑर्गेनिज्म वहां से वो ग्रो करेंगे। ओके, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन द सक लाइक एस्की, यानी कि भाई ये तो हो गया उसका कोनिडिया। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो एक सक, जैसे कि हमारा स्पोरेंजियम है जो एक सक लाइक स्ट्रक्चर है, तो सेम एस्कोमाइसेटिस में वो सक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एस्की। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? द सक फंजाई, यानी कि तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करते हैं तो उसके जो स्पोर्स है वो एक एस्की, जो सक लाइक स्ट्रक्चर है एस्की, उसके अंदर वो प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद वो अगेन प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस सब कुछ होगा, और उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो एस्परजिलस, पेनिसिलियम, सेकेरोमाइसिस यानी कि ईस्ट। ओके, तो हमारा पहला था फाइकोमाइसेटिस। फाइकोमाइसेटिस के एग्जाम्पल कौन से थे सर? म्यूकर और राइजोपस। फिर आए हमारा एस्कोमाइसेटिस। एस्कोमाइसेटिस के एग्जाम्पल है हमारा एस्परजिलस, पेनिसिलियम और सेकेरोमाइसिस। सेकेरोमाइसिस का दूसरा नाम है ईस्ट, जिसको हम कॉमनली ईस्ट ही बोलते हैं, सेकेरोमाइसिस हम नहीं बोलते। ओके, क्लास 3 यानी कि थर्ड क्लास में हमारा कौन सा है? बेसिडियोमाइसेटिस, यानी कि द क्लब फंजाई। ये इमेज देख के सबको पता चल गया कि जितने भी मशरूम्स है वो क्या है भाई? किसके अंदर आते हैं? बेसिडियोमाइसेटिस। मशरूम का एग्जांपल क्या है? एगेरिकस। मशरूम का एग्जांपल एगेरिकस। अब हम कुछ भी दिख जाए तो हम उसको बोलते हैं ये मशरूम है। क्या है भाई? ये मशरूम है। लेकिन मशरूम की भी अलग अलग स्पीसीज होगी, मशरूम के अंदर भी अलग अलग वेराइटी होगी। जैसे कि हम ह्यूमन है, लेकिन ह्यूमन में भाई, अब मैं बोलूं ह्यूमन, लेकिन ह्यूमन के अंदर भी बहुत सारी वेराइटी है ना। जैसे हम इंडिया के हो गए, फिर कोई अफ्रीका का हो गया, कोई यूएसए का हो गया, कोई किसी और कंट्री का हो गया। तो क्या हुआ? ये भाई हम है तो सब ह्यूमन ही, कोई अलग नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है हम में। हम हमारा जैसा स्ट्रक्चर है, हमारे अंदर जो सिस्टम चल रही है वही सारी चीज उनके अंदर भी है, लेकिन रीजन की वजह से हम लोग अलग अलग हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा कैरेक्टर्स होंगे इसके पास जो अलग स्पीसीज बन के आई है। ओके, अब हम बेसिडियोमाइसेटिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिडियोमाइसेटिस का कॉमन फॉर्म से मशरूम हो गया, और ब्रैकेट फंजाई हो गई, पफबॉल्स हो गए, ये सारे उसके एग्जांपल्स है। ओके, माइसिलियम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो माइसिलियम सेप्टेड होता है और ब्रांच होता है। एक बात याद रखो, माइसिलियम एसेप्टेड सिर्फ एक ही क्लास के पास है, और वो क्लास कौन सा है? फाइकोमाइसेटिस, जो हमारा फर्स्ट क्लास है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है?
उसका टैगलाइन क्या था, लोअर फंजाई। क्यों? क्योंकि वो वेल डेवलप्ड नहीं है। तो फाइकोमाइसेटिस के बाद जितनी भी फंजाई आ रही है, जितनी भी क्लास है, वो सबके अंदर जो आपका सेप्टेट है, जो आपका हाइफे है, वो क्या है, सेप्टेट है, यानी कि क्रॉस वॉल के साथ है, यानी कि सिंगल सेलुलर है। ओके, और ब्रांच भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटिस के, तो एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली एब्सेंट, यानी कि इसके अंदर कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज सच नहीं होता, क्योंकि स्पोर्स ही नहीं बनता। स्पोर्स नहीं बनेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं ही होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली इन अ बेसिडियम। एक्सोजिनसली यानी कि बाहर की साइड, इंडोजिनसली यानी कि अंदर की साइड। तो एक्सोजिनसली यानी कि बाहर की साइड बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, मोटाइल, नॉन मोटाइल, फिर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, उसके साथ मियोसिस के बाद नए सेल्स बने, वो नए सेल्स अगेन एक नए ऑर्गेनिज्म को ग्रो करेंगे। नए ऑर्गेनिज्म यानी कि फंजाई का एक नया बॉडी, उसके साथ वो ग्रो करेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स है भाई इसके, पैथोजेनिक एग्जाम्पल है पुकिनिया। पैथोजेनिक यानी कि डैमेज देने वाले, थोड़ा सा हमारे लिए गंदा, हमारे कोई काम का नहीं है, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं, हमारे लिए हार्मफुल है। पैथोजेनिक एग्जाम्पल है पुकिनिया, जो रस्ट फंगस है, और यूस्टिलागो जो स्मूथ फंगस है। तो ये क्या करती है भाई, तो ये जो यूस्टिलागो जो स्मूथ फंगस है, जो पुकिनिया जो रस्ट फंगस है, तो जो हम क्रॉप लेते हैं ना हमारे एग्रीकल्चर फार्म्स में, हमारे पास जो खेत होती है, एग्रीकल्चरल लैंड होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, अलग अलग क्रॉप लेते हैं। कभी हम व्हीट का क्रॉप लगाते हैं, कभी हम राइस का क्रॉप लगाते हैं, कभी गन्ने का क्रॉप लगाते हैं, शुगर केन, गन्ना मतलब शुगर केन, हम अलग अलग चीज, कभी हम कॉटन लगाते हैं, मतलब कॉटन का क्रॉप लगाते हैं। तो अब क्या होता है कि भाई कभी ना कभी आपने देखा होगा, या आपके पापा या आपके दादा जो कोई भी फार्मिंग कर रहा है, उनके सामने आपने ये सुना होगा कि उन्होंने बोला कि भाई इसके पत्तों पे ऐसा रोग लग गया, यानी कि डिजीज लग गया है। तो वो क्या होगा, एक फंगल इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से अब पत्तों पे जो पुकिनिया है, वो पत्तों को, यानी कि जो लीव्स होगी उसको क्या करती है भाई, लीव्स को क्या करती है, डैमेज करती है, यहाँ पर इन्फेक्शन लगाती है। तो अब लीफ का काम क्या है भाई, वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो जितनी एफिशिएंसी से वो फोटोसिंथेसिस करता था पहले, अब वो नहीं होगा। अब फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपने जो क्रॉप लगाया है उसमें से आपको जो भी प्रोडक्ट मिलने वाली थी, तो उसका जो भी क्वालिटी था वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और सेम चीज यूस्टिलागो, तो यूस्टिलागो जो हमारे कॉर्न्स होते हैं, उसके अंदर जो कॉर्न्स के जो हम खाते हैं ना भुट्टे, तो उसके अंदर वो फंगस लगा देता है, तो अगेन कॉर्न की क्वालिटी डाउन होती है। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं है। और हमारा लास्ट क्लास है फंजाई का, वो क्या है भाई, हमारा ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस के आगे टैगलाइन क्या लिखी है, तो फंजाई इम्परफेक्टी क्यू, अभी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक टेक्सोनोमिकल अलर्ट आ गया है भाई, क्या आया है, डिफाइनिंग क्विक, ओनली द asexual or vegetative phase are known. When sexual stage are discovered, they are immediately reclassified, usually to the ascomycetes or a basidiomycetes. यानी कि इसका कोई सेक्सुअल स्टेज अभी तक प्रॉपरली डिफाइन नहीं हुआ है, और जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, डिफाइन होता है, तो रिक्लासिफाइड हो जाते हैं। कहां पर भाई ये रिक्लासिफाइड हो जाते हैं भाई, एस्कोमाइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटिस में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका है ही नहीं, सिर्फ वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, द फंजाई इम्परफेक्टी। क्यों? क्योंकि जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो किसी और जगह पर रिक्लासिफाई हो जाएगी, कोई खुद का कोई सर्वाइवल नहीं रहेगा। ओके, माइसिलियम स्ट्रक्चर, सेप्टेट। माइसिलियम स्ट्रक्चर क्या है भाई, माइसिलियम स्ट्रक्चर है माइसिलियम स्ट्रक्चर सेप्टेट और ब्रांच होता है। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो रिप्रोड्यूस स्ट्रिक्टली वाया एसेक्सुअल स्पोर्स, जो है कोनिडिया। ओके, तो कोनिडिया के थ्रू कौन कौन रिप्रोड्यूस करता है, एक तो हमारा हो गया ड्यूटेरोमाइसेटिस, और दूसरा क्या नाम था, दूसरे कौन थे भाई हमारे, एस्कोमाइसेटिस, जो भी कोनिडिया के थ्रू करते थे। ओके, की एग्जांपल्स है अल्टरनारिया, कोलेक्टोट्रेकियम और ट्राइकोडर्मा।
तो ये है भाई हमारे ड्यूटेरोमाइसेटिस के की एग्जांपल्स। ओके, ये क्या करती है भाई, तो ये जो लीफ होता है अगेन जस्ट लाइक अ बेसिडियोमाइसेटिस, ये भी क्या करती है, ये फंगस प्लांट के लीफ को क्या करती है, इन्फेक्शन लगाती है, और इन्फेक्शन लगता है तो क्या होता है भाई, उसका फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, और इसकी वजह से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो प्लांट को सर्वाइवल के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओके, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया। ओके, अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्यों बोला मैंने, स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसीलिए बोला है मैंने क्योंकि ये एक ही स्लाइड आपके पूरे किंगडम फंजाई को अगेन क्विक रिवीजन दे सकती है। जैसे कि यहाँ पर है उसके 4 अलग अलग क्लास, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस, ड्यूटेरोमाइसेटिस। अब हम वन बाय वन उसके माइसिलियम स्ट्रक्चर के बारे में, उसके एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में, सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में और उसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइकोमाइसेटिस का जो माइसिलियम होगा वो एसेप्टेट होगा। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई स्पोरेंजियोस्पोर्स से करते हैं ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर्स से करते हैं ये, और इसके एग्जांपल है म्यूकर एंड राइजोपस। फिर हम दूसरे क्लास के बारे में बात करें जो हमारा एस्कोमाइसेटिस, तो एस्कोमाइसेटिस में हमारा माइसेलियम क्या है, ब्रांच्ड है। उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, कोनिडिया के थ्रू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स से करते हैं, और इसके एग्जांपल है एस्परजिलस और ईस्ट। अगेन मैं बोल रहा हूं, ईस्ट इज द ओनली फंजाई which is a unicellular in a whole kingdom fungi। किंगडम फंजाई का एक लोता ऐसा एग्जांपल है जो यूनिसेल्युलर है, वो कौन सा है, ईस्ट, या तो फिर साइंटिफिक नेम बोले तो सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ओके, फिर हम आते हैं हमारे थर्ड क्लास में जो कि बेसिडियोमाइसेटिस, तो उसका माइसिलियम अगेन सेप्टेट और ब्रांच्ड है। एसेक्सुअल स्पोर्स उसमें होते ही नहीं है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता ही नहीं है। सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं तो उसको बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। और उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एगेरिकस यानी कि आपके मशरूम्स, और रस्ट पुकिनिया। ओके, और ड्यूटेरोमाइसेटिस के बारे में बात करें तो ड्यूटेरोमाइसेटिस का माइसिलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में बात करें तो अगेन वो कोनिडिया से करते हैं। तो दो ही एग्जाम्पल है, जो दो ही ऐसे क्लास है जो कोनिडिया से अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट इज एस्कोमाइसेटिस, सेकंड इज ड्यूटेरोमाइसेटिस। अब ड्यूटेरोमाइसेटिस में कोई सेक्सुअल स्टेज अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, अननोन है, और उसके एग्जांपल्स है अल्टरनारिया और ट्राइकोडर्मा। ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लिया था। ओके, चलिए, नहीं लिया है तो थोड़ा पीछे जाके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके ग्लोबल इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि हमारे लिए इकोनॉमी यानी कि पैसा, और इकोलॉजिकल यानी कि एनवायरमेंट के लिए कितना अच्छा है, कितना हेल्पफुल है, कौन, फंजाई। तो बेनिफिशियल, द इम्पैक्ट यानी कि द बिल्डर्स, इकोलॉजी के लिए वाइटल रोल इन डिकम्पोजिशन एंड ग्लोबल न्यूट्रिशन साइकिलिंग। इकोलॉजी के लिए क्या है भाई, कि जो डेड मटेरियल है, डिकेइंग मटेरियल है, उसके ऊपर ये फीड करते हैं, तो क्या है भाई, ये जो कचरा होगा तो उन सबको साफ करते, तो हमारे लिए एक अच्छा रोल है। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है भाई, मेडिसिन मिरेकल्स, स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक प्रोडक्शन जो कि पेनिसिलियम है। तो जो हम पैरासीटामोल का यूज करते हैं जब हमें फीवर आता है, तो किससे बनी है, इवेंचुअली पेनिसिलियम से बनी है। फूड इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो बियर हो गई, आपकी ब्रेड हो गई, उसको बनाने के लिए भी फंगस का यूज किया जाता है। ओके, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल इम्पैक्ट है। इकोलॉजी में कैसे बेनिफिट करती है, इकोलॉजी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है फंजाई, क्योंकि वो क्या करती है भाई, वो साफ सुथरा रखती है एनवायरमेंट को, यानी कि कोई मरा हुआ है, कोई गंदा है, गंदी चीज है, तो उसके ऊपर वो फीड कर लेगी, उसको खत्म कर देगी, उसको एकदम नीट एंड क्लीन कर देगी एनवायरमेंट को, तो इसीलिए एनवायरमेंट को इसकी रिक्वायरमेंट है। फिर अगर हम बात करें मेडिसिनल की, तो मेडिसिनल में जो पेनिसिलियम है वो एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। उसकी वजह से, उसकी हेल्प से हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, तो हमारे लिए इकोनॉमिकल रोल भी हुआ। और फिर फूड इंडस्ट्री अगेन इकोनॉमिक क्यों, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में फंगस की हेल्प से हम जो पीते हैं ना बियर, तो वो बियर और ब्रेड वो बनाने के लिए हेल्प करता है। अब हम उसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में जैसे हमने बात की पुकिनिया क्या करती है भाई,
डैमेज करती है, क्रॉप को डैमेज करती है। तो वीट रस्ट यानी कि वीट के क्रॉप को डैमेज करती है, तो आपका वीट का क्रॉप अच्छे से मिलेगा नहीं, तो क्वालिटी मिलेगी नहीं, क्वालिटी मिलेगी नहीं तो जब हम बेचने जाएंगे तो बेटा हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए भाई हमारे लिए हार्मफुल है। इकोनॉमिकली मास स्पॉइलेज ऑफ द ग्लोबल ह्यूमन फूड सप्लाई, यानी कि अब ये कुछ हम जो खाना खाते हैं, जैसे कि ब्रेड फंगस की हेल्प से ही बनती है, और अगर यही ब्रेड थोड़े ज्यादा टाइम के लिए पड़ी रहे तो उसी में फंगस लग जाती है। अगर वैसी फंगस वाली चीज हमने खा ली तो हमारे लिए थोड़ा बहुत ही खराब है सर, बहुत ही खराब है। हम वॉशरूम के चक्कर काट काट के थक जाएंगे, लेकिन सही नहीं होगा। उसके अलावा घर पे थोड़ा थोड़ा बहुत भी अगर क्या बोलते हैं कि रोटन फ्रूट पड़ा होगा, जैसे कि एप्पल हो गया या तो फिर लेमन हो गया, लेमन तो ठीक है लेकिन एप्पल हो गया, बनाना हो गया, तो उस वो अगर थोड़ा सा भी रोटेड हो चुका होगा तो उसके ऊपर भी फंगस इजीली आ जाती है। अगर वो हमने खा लिया तो भी हमारे लिए दिक्कत है। ओके, हेल्थ के लिए क्या है तो पॉजिटिव एजेंट ऑफ सेवर एनिमल एंड ह्यूमन डिजीज, यानी कि रिंग वॉर्म्स जो हमें स्किन डिजीज के फॉर्म में होती है, तो हमें हमारे जो स्किन डिजीज है वो हमें पता है, लेकिन सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, कुछ एनिमल्स में भी वो क्या करती है भाई, उसके बॉडी सरफेस पे रहती है, खुद तो खाना खाती है लेकिन हमें दवाइयाँ खिलाती है जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। तो सेम एनिमल्स में भी ऐसा वो डिजीज कोज करती है। ओके, आगे mechanism of the builders. Penicillium, the foundation of the modern antibiotics. This Ascomycetes altered human medicine history by the naturally secreting a chemical compound that actively destroy surrounding bacteria cell wall, creating a measurable inhibition zone. यानी अब ये पुकीनिया क्या भाई, हमारा ये पेनिसिलियम हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसका क्या रोल है, तो भाई ये अपने अंदर से, अब ये पेनिसिलियम यहाँ पर ये भी बता दिए कि एस्कोमाइसिटिस फैमिली से एस्कोमाइसिटिस में क्लासिफाइड है। तो ये जो पेनिसिलियम है वो अपने अंदर से केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगी जो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ेगा, सेल वॉल को तोड़ने के बाद बैक्टीरिया को तोड़ेगा बैक्टीरिया को तोड़ेगा यानी कि बैक्टीरिया को मार देगा, तो इवेंचुअली हमारा एंटीबायोटिक बन जाएगा। एंटीबायोटिक का काम ही क्या है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करे, बैक्टीरिया को किल करे। तो ये जो पेनिसिलियम है जिसने केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया, तो सबसे पहले सेल वॉल को तोड़ेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ा, उसके बाद बैक्टीरिया को तोड़ेगा और उसके बाद हमें अच्छा कर देगा। ओके, और फूड इंडस्ट्री में देखें तो सेकेरोमाइसिस, तो सेकेरोमाइसिस क्या करती है भाई, सेकेरोमाइसिस इनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, इनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, तो उसके थ्रू अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। वो अल्कोहल जो हम पीते हैं जिसका नाम है बियर, फिर चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीने से का हमें मजा आता है लेकिन पीना नहीं है। ओके ओके, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, हमें नहीं पीना है पर पढ़ना है कि कैसे बनता है। ओके, फिर आता है भाई पैथोलॉजी ऑफ द डिस्ट्रॉयर्स, यानी कि ये हमारे लिए अच्छे तो है लेकिन साथ साथ बुरे भी है। कैसे, तो पैथोजन यानी कि पुकीनिया जो वीट्रस्ट है, डार्वेस्टिंगली बेसिडियोमाइसिटिस दैट parasites vital crial crops directly threatening the global agricultural stability। ये वीट है, वीट को डैमेज करती है। तो इवेंचुअली अब इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द लोग वीट पे डिपेंडेंट है, जो रोटी खाते हैं। तो अब वीट को डैमेज होगा, तो वीट के क्रॉप को डैमेज होगा तो क्या होगा भाई, उतनी प्रोडक्ट नहीं आएगी। अब सिंपल सी चीज है, जो अच्छे वीट होंगे वही लोग खरीदेंगे, कोई इन्फेक्शन वाला वीट तो कोई परचेज नहीं करेगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि जो खुद बोले कि नहीं मुझे बीमारी चाहिए। तो इवेंचुअली क्या होगा भाई, हमारे लिए कहीं ना कहीं वो डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा। ओके, और लास्ट में आते हैं भाई तो एसेंशियल टेक अवे क्या था, ये पूरे किंगडम फंजाई के बारे में। तो इसकी सेल वॉल, सेल प्लांट जैसी है, प्लांट के पास भी सेल वॉल होती है, फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है। इसकी सेल वॉल काइटिन और किसकी बनी होगी भाई, पॉलीसेकेराइड्स की और काइटिन की बनी हुई होगी। ऑलवेज प्लांट सेल आर सेल्यूलोज, फंजाई वॉल्स आर ऑलवेज काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि
ये इसी की बनी होगी, काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी, और किसी चीज की नहीं बनी होगी। ओके, उसके बाद हमने देखा था भाई उसका स्ट्रक्चरल एक्सेप्शन, जो कौन सा था भाई, हमारा ईस्ट यानी कि सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। तो एक लोता एग्जाम्पल है जो यूनिसेल्यूलर है, मैं अगेन बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, एक लोता एग्जाम्पल सेकेरोमाइसिस या तो ईस्ट जो कि यूनिसेल्यूलर है, बाकी सारी की सारी फंजाई मल्टीसेल्यूलर है। ओके, उसके बाद सेप्टेट आउटलायर यानी कि द मोस्ट फंजाई आर द सेप्टेट और डिवाइडेड हाइफे, बट ओनली फाइकोमाइसेटिस क्लास possess the aseptate and multinucleated hyphae। तो अगर ऐसा भी पूछा जाए कि which of the fungi class has aseptate और multinucleated hyphae, तो आंसर क्या होगा भाई हमारा फाइकोमाइसेटिस, क्योंकि एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस, ड्यूटेरोमाइसेटिस, उसके पास तो सेप्टेट और ब्रांच हाइफे है। ठीक है, ओके। और द इम्परफेक्ट फंजाई Deuteromycetes are permanently classified as a imperfect। क्यों? क्योंकि the sexual reproduction phase remains undiscovered। तो हमारा फोर्थ क्लास इस किंगडम फंजाई का जो है हमारा ड्यूटेरोमाइसेटिस, तो वो क्या है भाई, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा भाई, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में उसका हैबिटेट, उसका स्ट्रक्चर तो सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफे के साथ बनता है। उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल भी करते हैं, सेक्सुअल भी करते हैं। उसके बाद उसके चार क्लास, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस और ड्यूटेरोमाइसेटिस। और उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस यानी कि कितना वो बेनिफिशियल है, कितना वो हार्मफुल है, वो हमने पढ़ा। ओके, so that's all for today's lecture of kingdom fungi, and whenever we will meet in the next lecture, we will discuss on the upcoming kingdoms, which are the kingdom Animalia and kingdom Plantia of the chapter number 2, which is biological classification. Till that, stay tuned, or if you find this video helpful for you and you get some knowledge about biology and all this, so like this video, share this video with your friends so that they also get and they also this lecture also helps in their clearing NEET examinations. Till that, thank you very much for watching this video. Thank you.